गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरे जोश के साथ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लाइव सेशन में, आप लोगों ने एग्ज़ाम की अब पूरी तैयारी की पूरी कमर कस ली है और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही हिम्मत से आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत डरे भी हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये करवा दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं वो करवा दीजिए। सब कुछ हो जाएगा, आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जो भी समय आपके पास है उसमें जो भी आप पढ़ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप ये ना सोचें कि अब तो कम समय बचा है, सारी बुक खत्म कर लेते। आप भी जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। क्या होगा, एक समय में आप एक ही काम कर पाएंगे, क्योंकि ये बात आप जानते हैं, क्योंकि आपके पास रावण की तरह 10 सर तो है नहीं, एक ही सर है। तो एक बार में एक ही काम करेंगे तो बेहतर है कि एक काम में अगर एक ही काम कर पाते हैं तो क्यों ना उसको बेहतर से करें, है ना। क्या पता एग्जाम में क्या आएगा, वो तो आपके हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। हम पढ़ा सकते हैं, हम आपका गाइडेंस कर सकते हैं, और आपके पास केवल एक ही काम है, पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से अपनी पढ़ाई में लग जाना और ईमानदारी से तत्पर से पढ़ते रहना। बस वो काम आप कीजिए। जो काम आप कर रहे हैं उसे मन लगा कीजिए, एक बार में एक काम कीजिए, पूरा कीजिए, उसका एवेल्युएशन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। मैंने सारे डिमांड्स देखे हैं आप लोग के, उसी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ और भी नए सेशंस आज लेकर आया हूं। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप सब कोई इस प्रीमियर सेशन में आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आज बहुत लोगों ने कहा था कि सर हिंदी और इंग्लिश पेडागोगी ये कुछ क्लासेस कराने के लिए। तो थ्योरी क्लासेस कराने का समय तो नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि इन दिनों में करवा दूं अगर संभव हो पाया तो। नहीं तो आज तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ हिंदी विथ पेडागोजी कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि ये सवाल नहीं, सच में बवाल है, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, इन सवालों को पूरा करने के चक्कर में ना जाए, बल्कि इन सवाल कैसे हैं देखें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं एक्सप्लेन करने मैं उतना नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उतना समय नहीं है, रैपिड फायर सेशन है। अब जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए, मैं खड़े होकर आपको क्वेश्चन दूंगा और आप वहाँ से आंसर करें, मैं आपको आंसर बताऊंगा और लास्ट में एवेल्युएशन करके मुझे मार्क्स बताएं कि इन 30 सवालों में आपको मिले कितने हैं। और ऐसे हिंदी और अंग्रेजी पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस अब आने वाले हैं, लगातार आते रहे, क्योंकि सीडीपी बहुत हो चुका है, ईवीएस बहुत हो चुका है, मैथ्स के भी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारे क्लासेस, अब मैथ्स पेडागोजी के भी क्लासेस दिया चुका है। बचा है इंग्लिश और हिंदी के, तो कुछ इनको भी करवाया जाए ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको भी कुछ लाभ हो जाए। और इंग्लिश पेडागोजी तो खैर आनी ही है। तो चलिए समय ज़ाया ना करते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं, और जितनी जल्दी हो सके सभी मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, चैट कीजिए, उन्हें कहिए कि जल्दी इस सेशन से जुड़ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और एक के बाद एक कोशिश करूंगा 3 सेशन आप लोगों को देने का, 3 वीडियो में कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, तो आज के सेशन है प्रीवियस ईयर पेपर के हिंदी विथ पेडागोजी का। ये सवाल हमने लिया है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, देख ले अच्छे से। मैंने लिंक कितनी बार मेरे यूट्यूब के वीडियो में कई लोगों के सवालों के जवाब मैंने लिंक वहाँ पोस्ट किए हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएंगे। बहुत बार लिंक मैंने भेजा है। और टेलीग्राम चैनल आप ये सर्च कर सकते हैं और आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और ये हिंदी विथ पेडागोजी है, जिनका हिंदी कंपलसरी है, जिनका बंगला वगैरह है उनका तो कुछ है नहीं, लेकिन वो भी चाहे तो देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करें आज का ये सेशन। तैयार है सब कोई? चलिए, और हाँ, शुरू करता हूं तो काबिल एकेडमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, सेशन में जुड़ जाते हैं तो बस सिर्फ बटन दबाना है, लाइक का बटन दबाते रहिए, दूसरों को भी दबाने के लिए कहिए। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। पीठ में छुरा भोंकना। कुछ शुरू के 2 सवाल मैंने बहुत आसान से लिए हैं, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे पेडागोजी में। पीठ में छुरा घोंपना का क्या मतलब होता है? ठीक है, पराजित करना, युद्ध में घायल करना, आक्रमण करना या विश्वासघात करना। चलिए जवाब दे फटाफट, मैं वेट करूंगा आपके जवाब का। ठीक है, आपको मौका दूंगा, जवाब दे इसका। पीठ में छुरा घोंपना, वाह। तो एक्चुअली क्या है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द जो एंटोनिम सिनोनिम है। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो है लगभग जो मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका 15 नंबर का जो है आपका गद्य आएगा, पद आएगा, इसी सवाल आएंगे। तो ग्रामर के क्वेश्चंस अलग से कुछ आने वाले नहीं है। पैसेज को पढ़िए, पैसेज से ही सारे सवाल आपको करने हैं, अलग से कोई ग्रामर आपका आएगा नहीं। संधि समास पूछेगा तो पैसेज के अंदर से ही पूछेगा। और जो 15 नंबर के सवाल है वो आपके
पेडागोजी से आएंगे। किससे आएंगे? पेडागोजी। पेडागोजी कोई हिंदी का अलग नहीं होता है। जो पेडागोजी आपने वहाँ पढ़ा है वही पेडागोजी आपको यहाँ पढ़ना है। हिंदी में हिंदी भाषा और व्याकरण को लेकर कुछ अलग से सवाल मैंने लिए हैं जो आपके बड़े काम के हैं। तो चलिए, ये तो हो गया 30 नंबर का। तो पहले सवाल का जवाब बहुत लोगों ने दे रखा है, यहाँ पे काफ़ी सवालों के जवाब यहाँ आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, सब कह रहे हैं 4 4 4 4 4 4, ऑप्शन नंबर 4। बहुत अच्छा, बहुत आसान है। पीठ में छुरा घोंपना, जब हम नहीं देखते हैं तो कोई हमारे पीठ में छुरा घोंप के चला जाता है, सीने पे क्यों नहीं मारता? यानी कि वो क्या करता है, वो हमसे क्या करता है, विश्वासघात करता है। यानी और ऐसे लोगों से तो बहुत बच के रहना चाहिए, है कि नहीं। चलो, ये हो गया। अगला सवाल, झिंसिया शब्द का भाव है। ठीक है, झिंसिया शब्द का भाव क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, बताएं, फटाफट बताएं, जल्दी करें। बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश, तेज फुहारे, तेज बूंदाबांदी। और आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं, जिनको पता है वो तो आंसर दे देंगे, पर झिंसिया क्या है। बहुत ही सुंदर मुझे मिला ये सवाल, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लिया जाए, ताकि आपको पता चले कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। खैर इस बार तो सिलेबस चेंज है, WBTET का 2021 तक जो परीक्षा हुई अब वैसी परीक्षा नहीं होगी। अब तो 15-15 मार्क्स के डिवाइड हो गए हैं इंग्लिश मैथ्स और हिंदी में, तो चांसेस ज़्यादा है पढ़ने के। CDP आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। 120-30 तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, झिंसिया का मतलब होता है बहुत हल्की बूंदाबांदी। जो हल्की बूंदाबांदी, जो बारिश होती है और रुक जाती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, झिंसिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये 2 सवाल थे आपको एंगेज करने के लिए, ताकि आप इसमें एंगेज हो जाए। अब हम लोग आपको एक्सप्लोर कराएंगे। ठीक है, एक्सप्लोर कराएंगे, आपको ढूंढना है, खुद जाके एक्सप्लोर करना है कि भाई सोना गड़ा है तो गड़ा है कहाँ, चलो मिट्टी खोदते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। देख लीजिए निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जो सबसे सही आंसर होंगे उसे चुनना है, जो सुटेबल होंगे, अप्रोप्रिएट होंगे। है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। यानी जहां तक एजुकेशन का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, शिक्षा में जो निहितार्थ होता है किसी को शिक्षा देने का, उसमें संदर्भ में व्याकरण का क्या मतलब है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। बताइए, याद रखिएगा, जब किसी टॉपिक के बारे में पूछा जाए तो ये पॉजिटिव चीजें होती है, नेगेटिव आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, जो भी पाठ पढ़ाया जाता है, जो भी लेसन पढ़ाया जाता है हिंदी में, उसी पाठ के कॉन्टेक्स्ट में जो व्याकरण के जो पॉइंट्स होते हैं उसको स्पष्ट करने से ये संबंधित होता है कि नहीं। और ये जो भी हम लेसन पढ़ाते हैं उसमें जो निहित व्याकरणिक नियमों का उल्लेख कर व्याकरण सीखने पर ये बल देता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये शिक्षण कार्य या पाठ के दौरान पाठ में आने वाले शब्दों का कोई उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद आदि बताकर जो होता है, जो व्याकरणिक नियमों को मैंने आसानी से समझने में सहयोग करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पाठ आप पढ़ाएंगे उसी पाठ के संदर्भ में ही नहीं सिखाएंगे इसे। संदर्भ में व्याकरण का मतलब होता है जो भी पाठ, जो भी लेसन आप किसी को पढ़ा रहे हैं, उसी लेसन के संदर्भ में अगर आप व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे तो अशुद्धियां रह जाएंगी। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संधि, समास, कुछ विपरीत समानार्थक शब्द कुछ मालूम नहीं चलेगा, विकार, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य पता ही नहीं चलेगा, लोग पढ़ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संदर्भ में व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। जो लेसन की आप पढ़ाई करते हैं उसी के कंटेक्स्ट में व्याकरण सिखाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये लीजिए आपका अगला सवाल। मार्क्स जोड़ते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें प्लीज। यहां भी नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भाषा सीखने में, भाषा जिससे अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं भाषा कहते हैं, भाषा सीखने में शब्दकोश मतलब डिक्शनरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? तो जो थोड़ा नेगेटिव होगा, जो थोड़ा कम उपयोगी होगा वही आंसर होगा, जो 3 ज़्यादा उपयोगी होगा वो आपका आंसर होगा। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना। बताइए इनमें से कौन डिक्शनरी के यूज को लेके कम इंपॉर्टेंस है, लेस इंपॉर्टेंस है, बाकी सब अच्छा इंपॉर्टेंस है। आपको तो पता ही होता है कि डिक्शनरी जो है एक बड़ा सा किताब जैसा होता है, पता है, जहाँ पे हम लोग वर्तनी, इसे स्पेलिंग कहते हैं,
उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि व्याकरण क्या है, उनके मीनिंग्स अर्थ क्या है, एंटोनिम्स क्या है, उनके डेफिनेशंस क्या है, उनको यूज़ कैसे करते हैं इत्यादि जो है सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दकोश। तो ये सिंगल लैंग्वेज भी होता है, एक भाषीय भी हो सकता है और बाइलिंगुअल भी हो सकता है। दो, जैसे हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बोलते हैं ना, हिंदी बांग्ला डिक्शनरी, हिंदी नेपाली डिक्शनरी, इंग्लिश नेपाली एंग्लो भाषा में जो होता है, और बहुभाषिक भी हो सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश टू कुछ और लैंग्वेज, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डिक्शनरी होती है वहाँ पे इनके अलावा उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, ये सब कुछ उसमें दिया रहता है। क्योंकि जो डिक्शनरी होता है ये आपके राइटिंग स्टाइल को बेटर करता है, लिखने के जो कौशल है उसको बेटर करता है, आपका जो कम्युनिकेशन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है हमारा कौन, डिक्शनरी, है ना। शब्दों का अर्थ, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची, विपरीत सब कुछ बताता है। हमारे विचारों को, अपने थॉट्स को कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो हमको बताता है ना। और डिक्शनरी जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, डिक्शनरी को यूज करने से फायदा ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों का जो कॉग्निटिव स्किल, संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना, वो उसी के साथ बढ़ता रहता है। वो एक शब्द के अर्थ को समझता है, उसके विपरीत अर्थ को समझता है, उसके उपयोग को समझता है, कैसे उससे वाक्य बने, उसका वर्तनी क्या होगा, उसका उच्चारण क्या होगा, उसका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और उसको जाने तो उसके द्वारा बाकी शब्दों को भी जानने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सबसे लेस इंपॉर्टेंस है, यह है अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। भाई कौन सा लेटर, कौन सा सिलेबल पहले आया बाद में आया, ये उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसी शब्द का मतलब जानना, उसकी स्पेलिंग जानना और उसका अर्थ जानना। तो हमारा ये लेस इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पर चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट कौन है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, माने अवलोकन आकलन का हिस्सा है, लेकिन तब जब अवलोकन अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। बताइए क्या होगा। आकलन क्या है, आकलन को मतलब इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आकलन को एक मतलब संवादात्मक एवं कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है, जिसके द्वारा जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उसको ये पता चलता है कि क्या बच्चा का अधिगम मतलब बच्चा का जो लर्निंग प्रोसेस है क्या वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हो गया ऑब्जर्वेशन, आकलन। देखिए बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। और एक होता है अवलोकन द्वारा आकलन। आकलन मतलब जो मैंने मूल्यांकन हो गया, ठीक है, मतलब एक आकलन हो गया एवैल्यूएशन और अवलोकन हो गया ऑब्जर्वेशन। तो एवैल्यूएशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी जब शिक्षक जो होता है ना, टीचर, वो नियमित रूप से अपने विद्यार्थियों पर नज़र रखते हुए उनका क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, इसको देखता है और उसको एवैल्यूएट करता है कि कहाँ तक जस्टिफाई हुआ है, पास हुए, फेल हुए, कितना अच्छा किए, कितना कम अच्छा किए। तो ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर आपके आ रहे हैं, इसका सही आंसर होगा नियमित रूप से किया जा रहा हो। क्या किया जा रहा हो, जब अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस रूप से किया जाता है तभी एक शिक्षक अपने बच्चे की प्रगति, उसका संज्ञानात्मक विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका अधिगम, उसका लर्निंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, इस पे अच्छी नज़र रख सकते हैं। इससे टीचर को बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखें। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्टेज पर भाषा का आकलन में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर जहां तक बात करें तो आकलन में भाषा का सर्वाधिक सहायक है वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन। बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ दिन, मेरे ख्याल से कल ही हम लोगों ने इंग्लिश में भी किया था और उसका आंसर आप लोगों को पता था, बताया था आप लोगों ने।
बताइए क्या होगा? वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है पोर्टफोलियो, मैंने उस दिन ही पढ़ाया था। पोर्टफोलियो क्या है? हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये तो मतलब एक पेपर वर्क है, एक सीधी सी बात है, एक प्रपत्रों का संगठित एवं क्रमबद्ध ऑर्गेनाइज्ड एक संग्रह होता है जो बच्चों द्वारा किसी विशेष मतलब जो एक टाइम इंटरवल जो दिया जाता है उस समय एक निश्चित समय अवधि में तैयार किया जाता है। इसमें होता क्या है? पोर्टफोलियो जो होता है बच्चों की जो लैंग्वेज एफिशिएंसी है, जो भाषाई क्षमता है, उसका जो एवोल्यूएशन है, उसके एवोल्यूएशन को रिकॉर्ड करता है। बच्चे के दिन प्रतिदिन के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, संज्ञानात्मक विकास, प्रगति, अधिगम को रिकॉर्ड करता है और देखता है कि बच्चे का विकास किस गति से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो। आप लोगों ने सही आंसर किया है। अगला सवाल लेते हैं। भाषा सुनने में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। भाषा सुनने में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। क्या विद्यालयी पढ़ाई लिखाई स्कूल में जो पढ़ते हैं वो जरूरी है क्या? भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी मैंने पहले बताया था अपने वीडियो में, पारिवारिक संवाद फैमिली के साथ, और सामाजिक अंतक्रिया इंटर रिलेशन विथ सोसाइटी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा सुनने में विकसित नहीं होता, कोई भी इंडिविजुअली रह के अकेला रह के भाषा का विकास नहीं कर सकता। ठीक है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है, इसका शिक्षण में महत्व है भाई। और भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। अगर आपको भाषा का लिए नहीं कि हिंदी सीख लिए, इंग्लिश सीख लिए, भाषा का मतलब बहुत सारी बातें हैं, है ना। अपने विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, है कि नहीं? सही आंसर कर रहे हैं। मैं बोर्ड से हट गया हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, बहुत लोगों को शिकायत रहती है। ठीक है, देखिए हमने पहले भी किया था कि जो वाइगोत्स्की जी हैं, तो वाइगोत्स्की जी का मानना था कि जो बच्चे जो है ना वो सोशल इंटर रिलेशन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपनी समाज संस्कृति से जुड़कर कई सारे भाषाई नियमों को एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं, व्यवहार और बातचीत के तरीके सीखते हैं, अपने भावनाओं और विचारों को आसानी से प्रस्तुत करते हैं। मातृभाषा प्रयोग जो मतलब अपना जो मदर टंग होता है उसके प्रयोग से उसको प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है ताकि अपने विचारों को अच्छे ढंग से बता सके। इसलिए भाषा जो है ना वो शून्य में विकसित नहीं होता, इंडिविजुअली इसका डेवलपमेंट नहीं होता, समाज में रह के इंटर रिलेशन करके उसके साथ अंतःक्रिया करके इसका विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया इसका सही आंसर होगा। हम जितना हो सकते हैं आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप भी कोऑपरेट कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक ही बार सवाल पढ़ने से कभी उसका जवाब नहीं आएगा और एग्जाम में ऐसा लगेगा कि हे राम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, पढ़ के गए हुबहू ऐसा ही आ गया। प्रश्न जो होता है ना वो आपके नॉलेज को टेस्ट करता है कि सही में क्या आप कॉन्सेप्चुअलाइज हुए हैं या रॉट मेमोरी रट्टा मार के एग्जाम देने आए हैं। भैया रट्टा मार के जाएंगे ना तो एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, वो सवाल ऐसा देगा ना सीधा घुमा देगा आपको। और मैंने क्या कहा, जब भी सवालों का जवाब दे सोचे कि आप एक शिक्षक हैं, गुरु हैं, एक आइडियल टीचर हैं, आपको पता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा सा सोचे, होल्ड करें। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी स्टेज पर भाषा शिक्षण जो लैंग्वेज टीचिंग होता है का उद्देश्य है कि बच्चों को क्या करें। भाषा शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना कि भाई अब आराम से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कीजिए। मातृभाषा की लिपि की पहचान करना, आपकी मातृभाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, ये वो ब्रज। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवा दीजिए, याद मेमोराइज करवा दीजिए जो व्याकरण के नियम है। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, अक्षरों की बनावट कैसी है इसके लिए आपको अवेयर करना। बताइए क्या होगा? आंसर करें। देखिए भाषा पता है क्या है? भाषा हमारे मुख से निकलने वाली वो ध्वनि है, वो आवाज़ है आपके मुख से निकलने वाली जो सामने वाले को बताती है कि आप कौन हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपका आचरण कैसा है, आपकी संस्कृति कैसी है, आपकी सभ्यता कैसी है। आपके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मुख से निकलने वाली ये भाषा आपके विचारों को सुव्यवस्थित और संगठित करती है।
ठीक है, ये मतलब एक वेपन है आपके लिए, एक हथियार है, और इसका प्रयोग हम सभी करते हैं, है ना, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जिंदगी के अनुभव को साझा करने के लिए। और जहाँ तक प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का बात है, तो प्राथमिक स्तर पे लैंग्वेज टीचिंग का बहुत सारा उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे बच्चे जो है वो जो लिखा हुआ छपा हुआ जो मटेरियल है उसको पढ़ सके, समझ सके, है ना। विभिन्न जितने भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भाषा का कैसे प्रयोग करें सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद बच्चों को हिंदी का जो अलग अलग रूप है उससे परिचित कराया सके। भाषा के द्वारा हम जो है अपने परिवेश, अपने कल्चर, अपने समाज को, परिवेश को समझ सकते हैं। ठीक है ना, उसमें बच्चों में भाषा की समझ हो, और बच्चों में भाषा की समझ हो और अपने अभिव्यक्ति को सहज तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, वो होता है। सही जवाब होगा सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। इसलिए प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण जरूरी है, ताकि बच्चे सहज सरल तरीके से अपने भावों को एक्सप्रेस कर सकें। अगला सवाल, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो नेगेटिव होगा वो नहीं होगा। सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंत संबंधित नहीं है, यानी इंटर रिलेटेड नहीं है। सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ बैठाओ हमारे, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भाषाई कौशल आपको जानना पड़ेगा कि जहाँ तक लैंग्वेज स्किल की बात है, ये 4 तरह के होते हैं हिंदी में। एक श्रवण कौशल, हाँ, जब आप सुनकर किसी अर्थ को समझते हैं, ठीक है, तो इस स्किल को हम लोग श्रवण कौशल कहते हैं। एक होता है वाचन कौशल, माने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति, अपने भावनाओं को, विचारों की जो अभिव्यक्ति आप कर पाते हैं, इसे वाचन कौशल कहते हैं, बोलकर। एक होता है पठन कौशल, नाम ही है पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के जो स्किल को हम लोग क्या कहते हैं? पठन कौशल कहते हैं। एक होते हैं लेखन कौशल, भाई लिखकर विचारों को लिखित रूप दे दीजिए, लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर दीजिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेखन कौशल। तो श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, 4 तरह के कौशल होते हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर करता है कि नहीं? और भाषा से संबंधित इन चारों जो प्रक्रिया है, इसका प्रयोग करने की जो क्षमता है, इसे ही हम लोग भाषा कौशल कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सभी भाषाई कौशल आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मेरे पास ज्ञान है मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दे सकूं। ठीक है, भूल चूक माफ। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, बोला पढ़कर समझना माने पठन कौशल जो होता है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। बताइए क्या होगा? मैंने अभी भी कहा मनुष्य जो है बोलकर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। हम सभी तो करते हैं, बचपन से वही तो करते। चार ही तरीके तो है, सुनकर बोलना, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, है ना। और यही इसमें ये जो पढ़कर समझना है ना, इन चारों कौशल में से एक है पठन कौशल, है कि नहीं। तो ये इसमें क्या होता है, ये एक पर्पसफुल और एक बहुत ही बेस्ड ऑन थिंकिंग, चिंतन प्रधान प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जो भाषा की जो संरचना की समझ होती है तथा जो पढ़े जा रहे पाठ के साथ विद्यार्थी के जो भावनात्मक संबंध द्वारा अर्थ ग्रहण पर बल दिया जाता है। तो पठन प्रक्रिया का महत्व क्या होता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पढ़कर समझना? तो जो पढ़ने की प्रक्रिया होता है ना, पठन प्रक्रिया में क्या होता है, बालक जो स्टूडेंट है वो लिखित में लिखकर या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ समझता है। किसी लिखित भाषा या चित्र को देखकर या उसके भाव या आशय का, उसके मीनिंग का अर्थ ग्रहण करना पठन कहलाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है,
कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। ठीक है, अगला सवाल, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है। यानी ऐसा शब्द जिसमें 2 से अधिक बार त बोलना होता है, तो सुरभि को ऐसे शब्द को बोलने में दिक्कत होती है। आप उससे या उसे बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे, त वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगी, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। आपके साथ भी होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको बोलने में हम लोग को दिक्कत होती है। मुझे भी 1-2 वर्ड में काफ़ी दिक्कत है, तो मुझे वो स्लो बोलना पड़ता है। तो क्या करेंगे अगर ऐसा है? तो बार बार त वाले शब्द चले आते हैं, आता जाता, खाता पीता, बैठता उठता, भागता, पिटाई खाता, क्या होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सीधा सीधा बात है कि पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, आपने क्वेश्चन नहीं समझा। सुरभि को त वाले शब्द बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब 2 बार त आता है तो वो आराम से उसका उच्चारण कर लेती है, लेकिन उसे दिक्कत तब आती है जब वहां त का उच्चारण 2 से अधिक बार आता है, तब उसको दिक्कत होती है। तो उसने ये मान लिया है ऐसा कि जब भी कोई ऐसा शब्द आएगा जिसमें त का उच्चारण 2 से अधिक बार आएगा, कि 2 तक तो बोल लेती है, 2 से अधिक बार में दिक्कत होती है, ठीक है, तब उसको रिपीट करने में कठिनाई होती है। तो बेटर है कि बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए हम कहेंगे, कि जितना आप उसको इग्नोर करेंगे उतनी आसानी फ्लुएंसी से आप बोलते चले जाए। कभी कभी तो ऐसा है कि जब आप अवेयर हो जाते हैं ना, कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे यहाँ मुझे दिक्कत होने वाला, दिक्कत हो जाती है, और कभी कभी आप बोल के निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने त वाले 4 शब्द अच्छा आसानी से बोल दिए। ऐसा होता है। आगे देखिए, एकेडमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक, एकेडमिक सत्र शुरू हो गया, सेशन शुरू हो गया, 2 माह बाद भी कक्षा 4 का विद्यार्थियों को जो भाषा की, लैंग्वेज का जो पुस्तक है अभी तक नहीं दिया है, कक्षा 4 का बुक अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, बताएं। इसका सही आंसर होगा, ऐसी स्थिति में शिक्षक भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग कर सकता है। यानी कि जो अल्टरनेटिव जो किताब है, जो दूसरे पाठ्यपुस्तक हैं, टॉपिक्स हैं या बुक्स हैं, उनका इस्तेमाल, जब तक कि बुक उपलब्ध नहीं होता है, उसका इस्तेमाल अल्टरनेट तरीके से, वैकल्पिक रूप से कर सकता है। अगला सवाल ले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? कौन सा ऐसी बात है जो प्राइमरी स्टेज पे, जहां तक लैंग्वेज सीखने की बात है, लैंग्वेज लर्निंग की बात है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। बताएं इसका आंसर, फटाफट करें, सेशन अब जल्दी जल्दी करेंगे आगे। इसका आंसर बताएं क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका, बिल्कुल सही। सही आंसर होगा, भाषा को अपने परिवेश और एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। यानी कि अपने परिवेश को समझिए, जिस समाज में, जिस इकोलॉजी में आप रहते हैं, जिस समाज के साथ उठते बैठते हैं, वहाँ उसको समझना है, और अनुभव को समझने का माध्यम मानना। ये प्राथमिक स्तर पर जब आप भाषा शिक्षण कराते हैं बच्चे को, तो ये उसका सबसे बेटर इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे कैसे अपने परिवेश को समझे, अपने भावनाओं को समझे। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, यानी भाषा को छोड़ के कुछ और विषय पढ़ते हैं, तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ाते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, भाषा की, आप सवाल का जवाब दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता रहा, सुनते भी रहिएगा। कि जहाँ तक भाषा की शिक्षा का बात है, लैंग्वेज टीचिंग, ये केवल एक
विशेष विषय में नहीं होती है। कोई एक विषय पढ़ लिए उसी में भाषा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी विषयों का ज्ञान जो है भाषा के माध्यम से ही बच्चों तक पहुंचता है। साइंस पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े, मैथ्स पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, बांग्ला पढ़े, उर्दू पढ़े, भाषा के बगैर इन विषयों को कैसे समझेंगे? समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो भाषा का जो शिक्षण होता है वो जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसके प्रत्येक विषयों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भाषा से अलग बच्चे कोई और विषय पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि वो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। चलिए अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी? टोकरी भरकर आम दे दे तो क्या करोगी? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया कि एक टोकरी में आम भर के अगर मैं तुमको दे दूं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का क्या पर्पस है? बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, बच्चों के अनुभव एवं चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। बताएं, एक टोकरी आम भर के दिए हैं, क्या कीजिएगा? ये जो प्रश्न पूछा गया है ना कि भाई तुमको टोकरी भर के आम दे देंगे तो तुम क्या करोगे, ये भी जानते, आप भी समझते हैं कि ये कोई विषय का प्रश्न नहीं है। ये विषय क्यों पूछा गया है? ये जो प्रश्न का जो उत्तर है बच्चे कैसे देंगे, अपनी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। चूंकि ये बच्चों की बुद्धि, विवेक और अनुभव, उनके चिंतन पर निर्भर करता है, तो सबका उत्तर जो है अलग अलग हो सकता है। इसे अपसारी प्रश्न कहते हैं हम लोग। और इसके जो उत्तर होते हैं बालक का जैसा अनुभव होगा कि एक टोकरी आम मिलेगा तो क्या करेंगे, अपने अलग अलग अनुभव से वो लोग दे सकते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए कोई स्पेशल मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानना होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी टॉपिक की स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, है कि नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। कि कोई प्रश्न पूछ दिए जिसका किसी विषय से स्पेसिफिक, किसी विषय का स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होना चाहिए, मैथ्स का नॉलेज हो या कैलकुलेशन आता हो, इसे नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि बच्चों का अनुभव क्या है, एक टोकरी आम देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, है ना? उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये जानने के लिए करते हैं। इसको सिर्फ सॉल्व ना करें, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना उसे भी समझे, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है कि नहीं? अगला सवाल बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। बच्चों को जो आप कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाने की जो उपयोगिता, जो यूटिलाइजेशन होता है, वो सिद्ध होती है कैसे? कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पे जो मोरल, जो चीज़ें होती है उसके द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बच्चों को कहानी सुनाने की जो उपयोगिता है वो सिद्ध होती है कैसे? आपको तो पता ही है, जो स्टोरी टेलिंग होता है वो भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज जो टीचिंग होता है उसमें बहुत ही इफेक्टिव टूल है, बहुत ही प्रभावी एक उपकरण है। और इसका इस्तेमाल स्कूलों में शिक्षक लोग करते हैं, शिक्षण की एक विधि टीचिंग मेथड में करते हैं स्टोरी टेलिंग। बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है? लेक्चर मेथड है ना, प्रोजेक्ट मेथड है, बहुत सारे मेथड है, उसमें ये भी है स्टोरी टेलिंग मेथड है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को कहानी सुनाने की जो उपयोगिता है वो कहानी के कहने के तरीके द्वारा सिद्ध होती है, क्योंकि कहानी का सरल और सहज वर्णन उसे औचित्यपूर्ण बनाता है। देखिए, कोई भी कहानी अगर आप अपने बच्चों को सुनाते हैं, अगर उसे एक किताब को पढ़ने के स्टाइल में सिर्फ रीडिंग कर दिए ना, बच्चे को कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चे की मोबाइल में स्टोरी खोजते हैं, वहाँ जो कहानियाँ होती है चलचित्र के माध्यम से होती है, कहानी कहने का तरीका, हाव भाव, दुख सुख उसी भाव में होता है। तो जब कहानी आप कहते हैं ना, तो बच्चों को कहानी तभी समझ में आती है आपके कहानी कहने के तरीके से, आपके अंदाजे बयां से, आपके जज्बात से, जो आप कहानी को जीवित कर देते हैं पूरी तरह से, उस कहानी को, पूरे चरित्र को अपने बच्चों के सामने पेश कर देते हैं। तब बच्चा हर दिन आपसे कहानी सुनने की जिद करता है कि माँ की कहानी है ना बड़ी अच्छी होती है, दादी माँ की कहानियाँ बड़ी अच्छी होती है, उसमें एक रस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहानी कहने के तरीके द्वारा। अगला सवाल
पिछला आपको समझ में आ गया, कहानी कहने के तरीके द्वारा। सवाल है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विद्याओं से परिचित करवाना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। मैंने भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या महत्व है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, बाल साहित्य जो है, ध्यान दीजिएगा, बाल साहित्य जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है बाल और एक है साहित्य। अर्थात ऐसा साहित्य जो बच्चों के लिए लिखा गया हो उसे बाल साहित्य कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को उत्साही, बहुत ही क्यूरियस पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। सही आंसर क्या होगा? बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसलिए बाल साहित्य बालकों के लिए बनाया गया साहित्य, जिसे पढ़ने के बाद वो उत्सुक हो जाते हैं, सीखने की ललक जाग जाती है उनके अंदर। परिचालन कौशल में दक्षता विकास करने में सहायक है। परिचालन कौशल में दक्षता विकास करने में सहायक है चित्र बनाना, चित्रों में रंग भरना, फूलों की माला बनाना, उपरोक्त सभी। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब तो बिना पढ़े भी आप लोग दे देते हैं। जहां ऑल द अबव दिखा, मारो आंसर। ये तो इतना तो आप लोगों ने सीख ही लिया है कि नहीं? बताएं। परिचालन कौशल, दक्षता का मतलब होता है स्किल, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, देखिए, परिचालन जहाँ तक कौशल में दक्षता विकास करने का सवाल है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? उंगलियों की जो अपनी मांसपेशी होती है, साइकोमोटर जो स्किल होता है वो शामिल होता है। उंगलियों में जो लिखने की जो चीज़ें होती है, पेंसिल, कलम, ब्रश आदि पकड़ने का प्रैक्टिस करवाया जाता है कि नहीं? साइकोमोटर जो बोलते हैं। चित्र बनाना, चित्रों में रंग भरने का अभ्यास कराया जाता है। फूलों की माला बनाने का अभ्यास किया जाता है। जो लेखन सामग्री, जो पेंसिल, कलम, रबड़, ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है, इसके कैसे रख रखाव होते हैं, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सिखाया जाता है कि नहीं? उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। उचित लेखन मुद्रा में बैठने का अभ्यास कराया जाता है। कैसे जब लिखेंगे तो कैसे बैठेंगे, किस एंगल से बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है, पर ये 30 सवाल 300 सवालों के बराबर हो जाएंगे जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए। जो नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, खाली आंसर देकर निकल जाते हैं, अलग बात है। मौखिक कुशलता, मुख से बोलकर अपने भावों को विचार करना में शामिल है क्या? तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तत्सम जो संस्कृत से बने हैं कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बड़बड़ा के बोल दिए निकल गए, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। मौखिक, ओरल, वर्बल स्किल क्या है बताइए? और ये भी याद रखिएगा, ये तो अलग क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो सवाल था ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो लेखन की बात है, लेखन के 3 प्रकार होते हैं। सुलेख, माने सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। एक होता है अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, श्यामपट या पुस्तक की सामग्री जो ज्यों का त्यों देखकर लिखना, है ना। और एक होता है श्रुति लेख, मतलब सुनकर लिखे गए लेख को श्रुति लेख कहते हैं। खैर ये मैंने ऐसे एक इंफॉर्मेशन दे दिया आपको। अब आप ये बताएं, मौखिक कुशलता जो मन के विचारों को, आपके अभिव्यक्तियों को मुख से बोलकर आप बोल देते हैं, बात करते हैं ना, दोस्तों से, मित्रों से बोल के अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें बहुत कुछ शामिल होता है, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को लिसनर्स तक पहुंचाना, उनके इंफॉर्मेशन को अपने में लेना, औपचारिक अनौपचारिक तरीके से बेझिझक अपनी बात को बोल डालना, है ना।
सिंप्लिसिटी हो, क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो, है ना, और एक फॉर्मनेस हो कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। आप जो बात करें उसकी गति ऐसी हो कि सामने वाला उसे समझ सके, आपके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण शुद्ध हो, ऑर्डर में हो, है ना, और व्याकरण के नियमों का आप पालन करें। तो इसलिए क्या सही है, विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता मौखिक कुशलता में शामिल होता है। सब कुछ घर में तो बोल लेते हैं, मीटिंग में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में, स्टेज में जाए तो बोलती ही नहीं निकलती है, मौखिक कुशलता नहीं है आपके अंदर। पठन कौशल है, मैंने पढ़ाया अभी 4 कौशल पढ़ाया मैंने अभी। तो पठन कौशल जो पढ़ के विचारों की अभिव्यक्ति, पढ़कर समझने की गतिविधि, पढ़ते हुए स्पष्ट उच्चारण की अनिवार्यता, पढ़कर लिखने की गतिविधि। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सबको पता है इसका आंसर, और आंसर भी देना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं देख लेता हूँ, बोर्ड आपको दिखाई दे रही है, इसमें अलग हट गया हूँ, ठीक है। तो पठन कौशल क्या है? पढ़कर समझने की गतिविधि को पठन पते। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, 4 तरह के क्वेश्चन को बता दिया मैंने। एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनती है, जो कहा जाता है, जो माइन्यूट चीजें हैं केयरफुली उन्हें सुनती है, सजाती है और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है। वह श्रवण हेतु, सुनने हेतु कौन सी युक्ति अपना रही है? टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया, श्रवण के लिए मिश्रित युक्तियां, रचनावादी युक्तियां, बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया। टेक्निकल सवाल है, बोलिए। यह है, हाँ, सुन रही है बातों को ध्यान से। एक्चुअली सुनने की जो प्रक्रिया होती है, जो लिसनिंग स्किल होती है, इसके बॉटम अप जो मॉडल होता है उसमें एक विद्यार्थी अंश से पूर्ण तक, है ना, अंश से इनकम्प्लीट टू कंप्लीट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह एक सुनने की प्रक्रिया है ना, जो मतलब ध्वनियों से शब्दों है, वाक्यांश है, खंड है, दूसरे व्याकरण के मैटर हैं, जो वाक्य में जाने वाले संदेशों को डिकोड करने पर केंद्रित है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कौन सी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया। आगे सवाल देखिए। शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। अच्छे लेख, लेख मतलब लिखना। और हाँ, देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। अभी मैं बोल रहा हूं, एक बार लाइक कर दीजिए, बगल में है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आपको मिले। WB टेट की इंग्लिश और हिंदी प्लेटफॉर्म की स्पेशल प्लेटफॉर्म है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। यह उपागम कहलाती है। क्या कहलाती है? उपागम कहलाती है। लिखने का उत्पाद उपागम, राजकीय लेखन, अध्ययन कौशल, लिखने का प्रक्रिया उपागम। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसी की अवधारणा का एक समूह है उपागम। जल्दी करें आंसर, फटाफट दे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, टैब में आप सबके आंसर देख रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा लिखने का प्रक्रिया उपागम। ठीक है, लेख बोला है तो यही होगा, लिखने का प्रक्रिया उपागम। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की किस शिक्षण विधि के दौरान अनुदेशात्मक सामग्री अपेक्षित है? उद्बोधन विधि, आदर्श विधि, प्रसंग कथन विधि और वाक्य प्रयोग विधि। बताइए। हिंदी भाषा की किस शिक्षण विधि के दौरान अनुदेशात्मक सामग्री अपेक्षित है? बताइए सवाल का जवाब। उद्बोधन विधि क्या है? उद्बोधन विधि में क्या होता है, जो टीचर होता है वो कठिन कठिन शब्दों का मतलब स्वयं नहीं बताता है, बल्कि इसके मतलब को बताने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मौका देता है बच्चों को। इसमें ब्लैक बोर्ड या दूसरी कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चीज़ें, तस्वीरों को दिखा के, मॉडल के द्वारा, अंक संचालन द्वारा, अमूर्त विचारों द्वारा जो है इसके मीनिंग को समझाने की कोशिश करता है। एक होता है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि कब अपनाया जाता है? जब उद्बोधन विधि द्वारा शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तब हमको स्पष्टीकरण विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें 4 है, व्युत्पत्ति, प्रत्यय, उपसर्ग और तुलना। एक है प्रवचन विधि, शब्दों का अर्थ जो है स्पष्ट करने की लास्ट तरीका है शब्दों का अर्थ समझाने के लिए। और इसमें क्या क्या है?
पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अर्थ विस्तार, अनुवाद। मैंने कि एक ही वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कई सारे मीनिंग लिख दिए, ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर दिए और फिर सर समझा रहे हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? उद्बोधन विधि। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कक्षा 4 की श्रुति पाठ को समझ सकती है किंतु उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में समस्या है। समझ तो जाती है पर भर्बली उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ऐसे में मूल्यांकन एवैल्यूएशन के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? क्या करना है शिक्षक को? मौखिक प्रश्नों द्वारा आकलन कीजिए, क्योंकि मैंने बोलने में ही दिक्कत है तो क्या मौखिक प्रश्नों द्वारा उसका आकलन होगा, कविता गान के द्वारा आकलन होगा, चित्रों द्वारा आकलन होगा या श्रुति द्वारा कहानी सुनाने के दौरान आकलन होगा? बताइए इसका आंसर। इसके देखिए दो ही कारण हो सकते हैं, या तो अपने भाषा के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में उसको समस्या आती है या फिर टीचर के सामने बोलने में शर्म आती है। तो एक हमारा जो उद्देश्य होता है एज अ टीचर, हम लोग लर्निंग को जज करते हैं, वो एक्सप्रेस कर पाती है कि नहीं कर पाती है उसे नहीं जज करना, वो सीखी है कि नहीं इसे जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे परिस्थिति में एक शिक्षक होने के नाते हम कौन सा विकल्प चुने जिससे उसका लर्निंग को हम लोग एवेल्युएट कर सके, है कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे से अगर हमें आंसर लेना है, बच्चे से अगर हमें उत्तर लेना है तो अपने तरीकों को हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा चित्रों द्वारा आकलन अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। अगला, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत वाइगोत्स्की के विचारों से मेल खाता है? लैंग्वेज टीचिंग का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो वाइगोत्स्की के विचारों से मेल खाता है? यहाँ सीधा आंसर देना है, टेक्निकल क्वेश्चन है। साहचर्य संगति का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बताइए, जवाब दीजिए इसका। आपको तो मालूम ही है जो सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया था वाइगोत्स्की ने, है ना, उसमें भाषा विकास का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को उन्होंने प्रस्तुत किया था और उसमें जो सोशल इंटर रिलेशन है उस पर बल दिया था। कहा था कि जो बच्चा जो होता है ना, सबसे पहले अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने घर से, अपने समाज से भाषा को सीखता है और वहाँ पे भाषा को डेवलप होते देख भाषा के बीच रह के बच्चों का भाषा विकास अपने आप हो जाता है और अपने परिवेश, अपने विचारों को बेहतर समझ पाता है, ठीक है। सही आंसर होगा साहचर्य संगति का सिद्धांत। अगला है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है क्या? स्वगति का सिद्धांत, प्रगति का सिद्धांत, समूह का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत। इसलिए कहते हैं ना, इंग्लिश वाले शब्द बड़े अच्छे होते हैं और हिंदी वाले हिंदी भाषा में है तो क्या हमें ही हिंदी सीखने की ज़रूरत है अभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा स्वगति का सिद्धांत, ठीक है। अगला सवाल देखिए और इसका जवाब भी दीजिए फटाफट। कक्षा 1 का बालक उत्साह के साथ साथ अपने खिलौनों और खेलने के तरीके के बारे में बताता है। कक्षा 1 का जो एक बालक है वो काफ़ी एक्साइटमेंट में है और उत्साह के साथ अपने खिलौनों और खेलने के तरीकों के बारे में बताता है। तो आप बालक के आत्मविश्वास को महत्व देते हुए बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन कर लेते हो, उच्चारण की शुद्धता को महत्व देते हुए बालक का मूल्यांकन करते हो, आकलन की मानक विधि ना होने के कारण उसकी बातों को हंसी में टाल देते हो, आप बालक को स्कूल में घर की बात ना करने के निर्देश देते हो। नेगेटिव बातें नहीं होंगी, नेगेटिव बातें नहीं होंगी। बताएं इसका जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आप बालक के आत्मविश्वास को महत्व देते हुए बालक की मौखिक एवं अभिव्यक्ति का आकलन कर लेते हो। बहुत अच्छी बात है। हमें तो पॉजिटिव अप्रोच देखना है कि बालक अपने खिलौने के बारे में भी बता रहा है, ठीक है, और अपने खेलने के तरीके बताइए। हमें तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से उसका एवेल्युएशन और आकलन होता है, जजमेंट देते हैं हम लोग। कक्षा 1 का बालक, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कर लिया है, ये भी हम लोग का हो चुका है, ठीक है, ये रिपीट हो गया। तो ये था हम लोग का आज का, जो हम लोगों ने अभी जो हिंदी के जो सारे सवाल किए, ठीक है। ये जो हिंदी पेडागोजी के सवाल थे जो आप लोग कह रहे थे कि इन सवालों को करवाया जाए, तो मैंने कोशिश की। यहाँ पे 27 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए हैं। 27 क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने आज किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैंने पूरी कोशिश की है कि हिंदी विषय है, फिर भी इनके अलग अलग मुद्दों पर जितना हो सके मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि आपको पढ़ने, समझने में और प्रश्नों का जवाब देने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सेशन कैसा रहा, कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट करके अपने विचारों को भी आप लिखित रूप से लेखन कौशल द्वारा, कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहता है, डोर इज ऑलवेज ओपन, दिल के दरवाजे और यूट्यूब के कमेंट के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा खुले रहेंगे। आप चाहे गाली दे चाहे प्यार दे, दोनों का स्वागत है, दरवाजा खुला हुआ है, डाल दीजिए, ठीक है, वो सब स्वीकार्य है कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।